हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म बोल दीजिए या रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम या मैकेनिज्म बोल दीजिए। एग्जैक्टली ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का, रीनल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट फंक्शन को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि रेनिन कैसे रिलीज होता है, एंजियोटेंसिन कैसे फॉर्म होता है, एंजियोटेंसिन क्या क्या फंक्शन करता है, एल्डोस्टेरॉन कैसे फॉर्म होता है और कैसे फंक्शन करता है। पूरा यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस मैकेनिज्म को जो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी के अंदर जब कभी भी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम होता है। हमारी बॉडी में ब्लड 5 लीटर होता है, ठीक है। और जो 5 लीटर ब्लड है उसमें मैक्सिमम नंबर वाटर होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम होता है या ब्लड में वाटर का जो क्वांटिटी वो कम होता है, फाइनली ब्लड का वॉल्यूम जो 5 लीटर से घट के 3 लीटर 4 लीटर हो जाता है, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उस ब्लड के वॉल्यूम को अगेन 5 करने के लिए अगेन 5, क्योंकि हमारी बॉडी में नॉर्मल 5 लीटर ब्लड होना चाहिए वॉल्यूम में, जो एकदम हेल्दी फंक्शन करता है। तो हमारी बॉडी हमेशा 5 लीटर ब्लड मेंटेन करने की कोशिश करता है। ज़्यादा होगा तो मेंटेन करेगा, कम होगा तो मेंटेन करेगा। लेकिन जब कम होता है तो एग्जैक्टली रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म स्टार्ट होती है। जब कभी भी आपकी बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम 5 लीटर से कम होता है तो ये रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है और जो ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करती है। जब आपको बहुत अधिक लूज मोशन होता है तो पानी लॉस होता है, बहुत अधिक वॉमिटिंग होती है तो पानी लॉस होता है, बहुत अधिक आप पेशाब कर रहे हैं, यदि किडनी डिजीज हो गई है तो आपको पानी लॉस होता है, ठीक है। तो या आप पानी कम पी रहे हैं, तो कुल मिला के जब बॉडी के अंदर वाटर लॉस होता है और वाटर लॉस होने के बाद जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है, और जो ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो उस ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी में रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म स्टार्ट होती है, ठीक। तो वो कैसे होती है, कैसे रेनिन निकलेगा, कैसे एंजियोटेंसिन बनेगा, कैसे वो काम करेगा, कैसे एल्डोस्टेरॉन रिलीज होगा, पूरा हम लोग देखेंगे, ठीक। ये आप देख पा रहे होंगे किडनी का स्ट्रक्चर है, और किडनी में ये आपने मेरे पुराने वीडियोस में देखा होगा, तो ये आपका नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन में जो होता है ये वुमेन्स कैप्सूल होता है, पीसीटी होता है, लूप ऑफ इनले होता है, ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ इनले, ये लूप ऑफ इनले, असेंडिंग लूप ऑफ इनले, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, एंड आपका कलेक्टिंग डक्ट हो गया। क्या हो गया? कलेक्टिंग डक्ट हो गया, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो आप बोलना चाहते हैं, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि जो वुमेन्स कैप्सूल है उसके ऊपर ग्लोमेरुलर या ग्लोमेरुलाई कैपिलरी फॉर्म होती है, ग्लोमेरुलर कैपिलरी फॉर्म होती है। इस ग्लोमेरुलर कैपिलरी को फॉर्म करने के लिए यहाँ से जो आपकी ये आर्टीरियल आ रहा है, इसे हम बोलते हैं एफरेंट आर्टीरियोल, और इधर जो होता है इफ्रेंट आर्टीरियोल होता है, ठीक है ना। तो ये आपकी है रीनल आर्टरी। ये जो रीनल आर्टरी है ये आपके कहाँ से आ रही है आपकी? ये आ रही है आपके एरोटा से आ रही है, ठीक है ना। एब्डोमिनल एरोटा जो है वहाँ है, और एग्जैक्टली ये एरोटा से आ रही है, और एरोटा कहाँ से आ रहा है? आपके हार्ट से आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से ब्लड सप्लाई ऐसी होती है। रीनल आर्टरी आगे जाके आपका एफरेंट आर्टियोल बनाता है। एफरेंट आर्टियोल जो है वो क्या बनाता है? ग्लोमेरुलाई बनाता है, और ये फिर इफरेंट आर्टियोल बनाता है, ठीक है। लेकिन ये आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलो एपरेटस। क्या बोलते हैं? जक्स्टा ग्लोमेरुलो एपरेटस। जस्ट आपने मेरा इससे पहले एक वीडियो था वो आपने देखा होगा, ठीक है। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलो एपरेटस होता है। जो जक्स्टा ग्लोमेरुलो एपरेटस होता है उसमें एक सेल होती है जो ऊपर की ओर होती है, ये होती है पुलकेसन सेल होती है, और नीचे जो होती है आपकी मैकुला डेंसा, ठीक है। पुलकेसन सेल जो होती है वो बैरो रिसेप्टर के रूप में काम करती है, और जो प्रेशर को रीड करती है, ब्लड के प्रेशर को रीड करती है। जो मैकुला डेंसा होती है ये सोडियम, जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, यूरिन यहाँ से जा रहा है, उसमें सोडियम का कितना लेवल है उसे रीड करती है, जो मैंने उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही आपकी बॉडी में क्या होता है, वॉल्यूम कम होता है। मान लेते हैं आपका ब्लड का वॉल्यूम हो गया है 3.5 लीटर, नॉर्मल कितना होना चाहिए? 5 लीटर, लेकिन कितना हो गया?
3.5 लीटर आपका क्या होता है, ब्लड का वॉल्यूम हो जाता है। और जैसे ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो ऑटोमेटिकली जैसे वॉल्यूम कम होगा तो कम वॉल्यूम वाला ब्लड भी क्या होगा आपका, रीनल आर्टरी में आएगा। फिर रीनल आर्टरी से कहाँ पहुंचेगा, आपके एफरेंट आर्टीरियोल में पहुंचेगा। जैसे ही एफरेंट आर्टियोल में पहुंचता है तो एफरेंट आर्टियोल के पास यहाँ पर एक विशेष प्रकार की सेल होती है, पुल्केसन सेल्स होती हैं, जो बैरोरिसेप्टर के रूप में काम करती हैं। ठीक है, तो जैसे इससे मालूम चलता है जब यहाँ से ब्लड आएगा तो वॉल्यूम कम होगा, ब्लड का वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो ये जो बैरोरिसेप्टर्स है वो प्रेशर को रीड कर लेगा। और जैसे ही बैरोरिसेप्टर प्रेशर को रीड करता है, जैसे ही बैरोरिसेप्टर जो होता है वो क्या करता है, प्रेशर को रीड करता है, तो रीड करने के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट टाइप का हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम होता है रेनिन, जिसका नाम होता है रेनिन। ठीक है, तो फिर से हम देखते हैं, जैसे ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, चाहे वॉमिटिंग में चला जाए, चाहे डायरिया में चले जाए, रोड साइड एक्सीडेंट हो जाए, आपका ब्लड लॉस हो जाए, तो ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड का वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर कम हुआ। कम प्रेशर वाला ब्लड कहाँ पर आया, रीनल आर्टरी में आया। रीनल आर्टरी से कहाँ पहुंचा है, एफरेंट आर्टीरियोल में पहुंचा। एफरेंट आर्टीरियोल की वॉल में स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसे हम पुल्केसन सेल्स बोलते हैं, जो क्या करती है, बैरोरिसेप्टर के रूप में काम करती है और प्रेशर को रीड करती है। और वो जैसे इसको मालूम चलता है कि प्रेशर कम है, जैसे उसको मालूम चलता है प्रेशर कम है, तो क्या रिलीज करती है, ये रेनिन रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है, रेनिन रिलीज करती है। और रेनिन निकल के कहाँ जाता है, ये आपके ब्लड में आता है। कहाँ आ जाता है, रेनिन निकल के ब्लड में आ जाता है। तो जो पहली मैकेनिज्म है रेनिन के निकलने की, वो मैकेनिज्म है कब, जैसे पुल्केसन सेल्स रीड करेगा, प्रेशर कम होगा तो रेनिन निकलता है। ठीक, तो पहले आपका ये रेनिन निकल गया है। पहला किससे निकला है, पुल्केसन सेल से निकला है। जक्स्टाग्लोमेरुलर के रेनिन से जक्स्टाग्लोमेरुलर की सेल के पुल्केसन सेल से रेनिन निकला है। ठीक है, क्योंकि प्रेशर का रीड करके, पहला ये कंडीशन है। ठीक है, जब ये ब्लड आगे कम प्रेशर वाला जाएगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल्ट्रेशन भी कम होगा। जब फिल्ट्रेशन कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपको पता है सोडियम मॉलिक्यूल जहां जाता है वहां पानी जाता है। कॉन्सेप्ट ये है, जहां सोडियम जाता है वहां पानी जाता है। ठीक है, तो यहाँ फिल्ट्रेशन कम होगा तो सोडियम के जो सोडियम आयन वो भी कम आएगा, और साथ में क्या होगा, वाटर भी कम आएगा, क्योंकि प्रेशर कम होगा। प्रेशर कम होगा तो ऑटोमेटिकली फिल्ट्रेशन भी कम होगा, फिल्ट्रेशन भी कम होगा तो ऑटोमेटिकली वाटर भी कम आएगा। ठीक है, अब वाटर भी कम आएगा तो आपको पता है कि जो पीसीटी होता है वो मैक्सिमम वाटर को रीएब्जॉर्ब कर लेता है। मैक्सिमम वाटर जो होता है पीसीटी से एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्यों, दो कारण से। ठीक है, पहला तो वैसे ही वॉल्यूम आया, वॉल्यूम कम है। सेकंड क्या है, जब कम फोर्स से फिल्टर होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से जो वाटर आपका पास होगा वो भी स्लो स्लो पास होगा। यहाँ पर प्रेशर कम होगा तो फिल्टर भी स्लो होगा। स्लो मतलब जो कम प्रेशर से यहाँ फिल्टर होगा, कम प्रेशर से फिल्टर होगा तो यहाँ का जो फिल्ट्रेशन का जो फोर्स है वो भी कम होगा, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली जो वाटर का जो मूवमेंट होगा वो भी स्लो स्लो होगा, जिस कारण से ईपीसीटी को बहुत अधिक टाइम मिल जाएगा वाटर को रीएब्जॉर्ब करने का। एग्जैक्टली सोडियम को रीएब्जॉर्ब, ये सोडियम को रीएब्जॉर्ब करता है तो पानी ऑटोमेटिकली आता है, तो बहुत अधिक टाइम मिलता है। तो मैक्सिमम टाइम में ये सोडियम को रीएब्जॉर्ब कर लेता है और पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेता है, जिस कारण से आगे जाएगा, आगे जो पानी जा रहा है और जो सोडियम जा रहा है, जो नॉर्मल कंडीशन से हम बात करें, नॉर्मल की तुलना में यहाँ पर सोडियम बहुत कम मात्रा में पहुंचेगा। ठीक है ना, ये आपका है डीसीटी और ये आपका असेंडिंग लूप ऑफ हिनले का पार्ट है। और यहाँ पर क्या होता है, सोडियम बहुत कम मात्रा में पहुंचेगा, सोडियम बहुत नॉर्मल की तुलना में कम पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम आ रहा है तो फिल्टर भी कम होगा, कम फिल्टर होगा तो कम प्रेशर से फिल्टर होगा, कम प्रेशर से फिल्टर होगा तो यहाँ से वाटर को पास होने में बहुत अधिक टाइम मिल जाएगा, जिससे मैक्सिमम नंबर में पीसीटी क्या करेगा, वाटर को अंदर ले लेगा, जिस कारण से आगे जाके जो है बहुत कम मात्रा में पानी जाएगा, और जिससे पानी कम जा रहा है मतलब सोडियम भी कम जाएगा। और जब यहाँ की मैकुला डेंसा सेल जो होती है जक्स्टाग्लोमेरुलर की, ये मैकुला डेंसा सेल्स क्या करेगी, इस सोडियम को रीड करने वाली होती है।
सोडियम आयन को रीड करने वाली सेल्स होती हैं, सोडियम आयन के सेंसिटिव होती हैं। लेकिन जैसे इसको मालूम चलता है कि यहाँ सोडियम कम आया है, इसका मतलब जैसे ही वो नॉर्मल सोडियम आएगा तो ये मैकुलर डेंसर सेल्स इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी। लेकिन जैसे सोडियम का मॉलिक्यूल कम आता है तो वो जैसे रीड करेगी और ये एक्टिवेट होगी और ये सिग्नल पहुंचाएगी पुलकेसन सेल्स को, और अधिक मात्रा में फिर क्या निकलेगा, रेनिन निकलेगा। तो रेनिन निकलने की दो मैकेनिज्म हो गई, जब पुलकेसन सेल बैरोसेप्टर के रूप में काम करके प्रेशर रीड करके प्रेशर कम होगा तब निकलेगा। दूसरा, मैकुलर डेंसर सेल्स ने भी क्या कर दिया है, पुलकेसन सेल्स को एक्टिवेट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैकुलर डेंसर सेल एक्टिवेट हो गई है। क्यों एक्टिवेट हो गई है? क्योंकि उसको सोडियम कम मिला। ठीक, तो दो तरीके से रेनिन निकल रहा है। तो किडनी में दो तरीके से रेनिन निकलता है, जब पुलकेसन सेल्स बैरोसेप्टर के रूप में काम करके प्रेशर को रीड करती है, कम प्रेशर मिलेगा तो रेनिन निकाल देगी। दूसरा, उस जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस का जो दूसरा सेल होता है, मैकुलर डेंसर सेल्स होती है, जब उसको सोडियम के आयन कम मिलते हैं तो वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट होती है और वो क्या करती है, सिग्नल भेजती है पुलकेसन सेल्स को और वहां से रेनिन निकलवाती है, तो और अधिक रेनिन निकलने लगता है। ठीक है, और वो रेनिन कहाँ निकल के आएगा, ब्लड में आएगा। ये दो मेथड हो गई रेनिन निकलने की। अब एक तीसरी इंपॉर्टेंट मेथड देखते हैं। ये आपका हार्ट होता है, सभी को पता है हमारा हार्ट होता है, और हार्ट में से ब्लड पंप होता है। ठीक है, हमारे हार्ट से ब्लड पंप होता है। ठीक है, और जो ब्लड पंप होता है उसे हम बोलते हैं कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। ठीक है ना, जो हमारा ब्लड पंप होता है हार्ट से, वो होता है आर्च ऑफ एरोटा में होता है। और आर्च ऑफ एरोटा में भी एक स्पेसिफिक टाइप के बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। तो हमारी बॉडी में ब्लड के प्रेशर को रीड करने के दो बायो रिसेप्टर्स होते हैं, एक किडनी के पास होता है और एक आर्च ऑफ एरोटा के पास होता है। या जैसी हार्ट लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे हमारा ब्लड पंप करेगा तो वो हमारा आर्च ऑफ एरोटा में ब्लड को पंप करेगा, तो हार्ट जो आर्च ऑफ एरोटा है वहां पर भी क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। और वो रिसेप्टर्स किस रूप में काम करते हैं, बैरो रिसेप्टर्स के रूप में काम करते हैं। ये जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे इनको मालूम चलता है कि भाई प्रेशर कम है, क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक है ना, जो कार्डियक आउटपुट होता है एग्जैक्टली वो क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर होता है, एग्जैक्टली वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और यहाँ पर जो प्रेशर रीड कर रहा है वो कौन सा है, डायस्टोलिक प्रेशर को रीड कर रहा, मतलब जो हमारा किडनी है वो एग्जैक्टली क्या बता रहा है, वो डायस्टोलिक प्रेशर को रीड कर रहा है यहाँ पर। और जो एकदम से यहाँ पर जो आर्च ऑफ एरोटा के पास है ये एग्जैक्टली सिस्टोलिक प्रेशर को रीड कर रहा है। ठीक है ना, लेकिन दोनों प्रेशर कम होंगे, वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली दोनों प्रेशर कम होंगे और यहाँ पर आपको सिस्टोलिक प्रेशर कैसा मिलेगा, कम मिलेगा। और जैसे ही बायोरिसेप्टर उसको मालूम चलता है तो ये रिसेप्टर क्या होता है, एक्टिवेट होता है। ये जो रिसेप्टर होता है इसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो होती है हमारे ब्रेन के पास। हमारे इस ब्रेन जो है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार का सेंटर होता है, वीएमसी वासो मोटर सेंटर यहाँ पर होता है, वहां पर इसका कनेक्शन होता है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, जो आर्च ऑफ एरोटा के पास जो बायोरिसेप्टर्स होते हैं उससे जो आपकी नर्व निकल के कहाँ पहुंचती है, वो नर्व जुड़ी होती है आपकी वीएमसी सेंटर, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में वासो मोटर सेंटर तक आती है। ये जो वासो मोटर सेंटर होता है ये कैसा होता है, ये शांत पड़ा रहता है। क्योंकि बैरोसेप्टर्स कैसे होते हैं, शांत पड़े रहते हैं, क्योंकि यदि आपका प्रेशर नॉर्मल होगा तो जो रिसेप्टर है एक प्रकार से इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा और जिससे कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो कोई सिग्नल जाएगा नहीं वीएमसी तक। लेकिन जैसे ही आपका सिस्टोलिक प्रेशर कम होता है ये बैरोसेप्टर क्या होता है, एक्टिवेट होता है। जैसे एक्टिवेट होगा तो वहां से इंपल्स निकालेगा, वो इंपल्स नर्व के द्वारा कहाँ पहुंचेंगी, मेडुला ऑब्लोंगेटा में पहुंचेंगी। मेडुला ऑब्लोंगेटा में पहुंचने के बाद कहाँ जाएंगी, वीएमसी में जाएंगी, वासो मोटर सेंटर में। और वासो मोटर सेंटर क्या कर देंगी, वो एक्टिवेट करेंगी। जैसे ही सिस्टोलिक प्रेशर कम होगा आर्च ऑफ एरोटा के बैरोसेप्टर्स क्या करेंगे, उसको रीड करेंगे, वो एक्टिवेट होंगे, इंपल्स प्रोड्यूस करेंगे। इंपल्स नर्व के द्वारा कहाँ पहुंचेंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा के
वासो मोटर सेंटर वीएमसी सेंटर के पास पहुंचेंगे और उसको एक्टिवेट करेंगे। और वो जब एक्टिवेट होता है तो फाइनली वो नीचे की ओर, आपके स्पाइनल कॉर्ड से नीचे की ओर जाएंगे। यहाँ पर आपकी होती है सिंपैथेटिक पाथवे। तो एग्जैक्टली जो वीएमसी सेंटर होता है वो सिग्नल प्रोड्यूस करेगा और आपके स्पाइनल कॉर्ड में सिंपैथेटिक पाथवे होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा। और वो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, जैसे वो एक्टिवेट होता है तो उस नर्वस सिस्टम की एक नर्व जो है वो आपके कहां पर आती है, मेडुला ऑब्लोंगेटा को सप्लाई करती है। जो वीएमसी सेंटर है वो किसको एक्टिवेट कर रहा है, सिंपैथेटिक। जो वीएमसी सेंटर है वो किसको एक्टिवेट कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को या सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स को एक्टिवेट करता है। और जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं वो, उसमें से कुछ नर्व फाइबर्स कहां पर आते हैं, आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर को सप्लाई करते हैं। और जैसे वीएमसी एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो फाइनली ये जो आपके जक्स्टाग्लोमेरुलर तक जो नर्व आई है वो भी आपको क्या करेगी, सिग्नल यहाँ पर छोड़ेगी। और एग्जैक्टली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर है नॉर को क्या करेगी, रिलीज करेगी, या न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिलीज करेगी। और जैसे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज होता है, जैसे न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ रिलीज होता है, वो न्यूरोट्रांसमीटर के बाइंडिंग जुड़ने के लिए इस सेल के पास बीटा 1 रिसेप्टर होता है। कौन होता है, बीटा 1 रिसेप्टर होता है। तो जैसे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, बीटा 1 रिसेप्टर से जुड़ेगा, और जैसी पुलकेसन सेल के पास जो बीटा 1 रिसेप्टर है वो न्यूरोट्रांसमीटर से जुड़ेगा, और जैसे वो उससे जुड़ा, बीटा 1 रिसेप्टर क्या करेगा, पुलकेसन सेल्स को और अधिक एक्टिवेट कर देगा, और अधिक मात्रा में क्या बनेगा, यहाँ पर रेनिन निकल के आने लगेगा। तो रेनिन निकलने की 3 मैकेनिज्म है। रेनिन निकलता है जक्स्टाग्लोमेरुलर से, पुलकेसन सेल से ही निकलता है, लेकिन उसको निकालने के लिए 3 इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म हो रही है। पहली मैंने आपको बताया, जो आपका यहाँ क्या एफरेंट आर्टरी का प्रेशर कम होगा, पुलकेसन सेल्स क्या करेगी, रेनिन निकाल देगी, क्योंकि प्रेशर कम होगा, एक्टिवेट होगा, निकाल देगी। ठीक है। दूसरा, सोडियम मॉलिक्यूल कम गया है तो मेडुला डेंस एक्टिवेट हुआ, उनने इंपल्स किसको भेज दिया, पुलकेसन सेल्स को भेज दिया, और उन्हें रेनिन निकाल दिया। तीसरा कैसा है, हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के जस्ट बाहर आर्च ऑफ एओर्टा में बायोरिसेप्टर्स होता है। जैसे ही हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा, प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम कम, प्रेशर कम होगा, कार्डियक आउटपुट कम होगा, तो वो बायोरिसेप्टर्स क्या होंगे, वो एक्टिवेट हो जाएंगे, क्योंकि प्रेशर कम है। जैसे ही एक्टिवेट होंगे, वो जो नर्व के द्वारा इंपल्स कहाँ पहुंचाएंगे, मेडुला ऑब्लोंगेटा में पहुंचाएंगे। मेडुला ऑब्लोंगेटा में पहुंचने के बाद वो वीएमसी सेंटर एग्जैक्टली पहुंचेंगे। वीएमसी मतलब वासोमोटर सेंटर में एक्टिवेट करेंगे। जैसे ही वो एक्टिवेट होगा, वो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, और जैसे ही सिंपैथिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगा, तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम का एक फाइबर जक्स्टाग्लोमेरुलर तक भी जाता है, और जक्स्टाग्लोमेरुलर तक पहुंचकर क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर तभी रिलीज होता है जब क्या होता है, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम तभी एक्टिवेट होता है जब वीएमसी सेंटर एक्टिवेट होता है। ठीक है। और रिलीज करेगा और बीटा 1 रिसेप्टर से जुड़ जाएगा, और बीटा 1 रिसेप्टर जो है वो पुलकेसन सेल्स को और एक्टिवेट करेगा, और लार्ज नंबर में क्या निकालेगा, रेनिन निकालेगा, और फाइनली रेनिन निकल के कहां पर आ गया है, ब्लड में आ गया है। अब इसके बाद जो है ये रेनिन, ये ब्लड से होता हुआ कहां पहुंचेगा, हमारे का फाइनली जो यहाँ से ब्लड आगे पहुंचेगा, आर्टरी से होता हुआ वेन में पहुंचेगा, और फाइनली मैंने आपको बताया है वो इंफीरियर वेना कावा में पहुंच जाएगा, कौन, रेनिन। और इंफीरियर वेना कावा से कहाँ पहुंचेगा, आपके राइट हार्ट में पहुंचेगा, और राइट हार्ट से क्या होगा, फाइनली वो कहाँ पहुंचेगा, लंग्स में, मतलब लंग्स के पास पहुंचेगा, पल्मोनरी आर्टरी, और फिर आगे जाके वो पल्मोनरी वेन जुड़ेगा, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। जैसे रेनिन जो है, ठीक है ना, ऐसा निकल रहा है। लेकिन जैसे रेनिन यहाँ ब्लड में पहुंचेगा, जैसे रेनिन क्या होगा, ये ब्लड से होता ऐसा जाएगा, लेकिन जैसे रेनिन ब्लड में पहुंचता है, तो रेनिन जो ब्लड में पहुंचने के बाद ब्लड में ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट टाइप का प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजेन। कौन पड़ा होता है ब्लड में, ऑलरेडी एंजियोटेंसिनोजेन पड़ा होता है, प्री फॉर्म्ड ब्लड में पड़ा होता है, और इसको प्रोड्यूस करने वाला कौन होता है, लीवर। हमारी बॉडी का जो लीवर है वो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को, प्रोटीन बनाता है हमारा लीवर,
उसमें से एक प्रोटीन बनाता है, कौन सा, इसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन, जो होता है वो ब्लड में पड़ा होता है लेकिन इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। एंजियोटेंसिनोजन नाम होता है, लीवर से बनता है, इनएक्टिवेट फॉर्म में पड़ा होता है। लेकिन जैसे रेनिन एंजियोटेंसिनोजन के कांटेक्ट में आता है, रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ, रेनिन जैसे ही ब्लड में जाएगा, ब्लड में पहले से प्री फॉर्म्ड क्या पड़ा हुआ है, एंजियोटेंसिनोजन पड़ा हुआ है। और ये जो एंजियोटेंसिनोजन कहाँ से बनता है, लीवर से बनता है, प्री फॉर्म्ड बना हुआ है। लेकिन जैसे ही रेनिन आएगा, एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, मतलब रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। अब ये जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है ब्लड में पड़ा हुआ है, सब ब्लड में ही हो रहा है, ब्लड सेल्स में, मतलब जो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर ही हो रहा है जहाँ ब्लड है। जब एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है वो ब्लड से होता हुआ आपका इन्फिया वेना कावा से होता हुआ एग्जैक्टली कहाँ पहुंचेगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुंचेगा। कहाँ पहुंचेगा, पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुंचेगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद ये जो पल्मोनरी जो आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं, वहां पर एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम होता है, इसका नाम होता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में बदल देता है। क्या बदल देता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड में बदल देता है। ठीक, तो पहले हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ रेनिन, देखा 3 तरीके से। जब रेनिन यहाँ पर आ गया है तो सेकंड क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड एंजियोटेंसिन सेकंड। जैसे रेनिन बन के ब्लड में आता है, ब्लड में प्री फॉर्म्ड है एंजियोटेंसिनोजन होता है। एंजियोटेंसिनोजन जो होता है रेनिन से मिलेगा और एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल जाएगा। एंजियोटेंसिन जो फर्स्ट है वो ब्लड से होता हुआ आपके पल्मोनरी सिस्टम में पहुंचेगा और वहां पर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगा, इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकेंड में बदल देगा। ठीक है, और एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो कहाँ पड़ा है, अभी भी ब्लड में ही पड़ा है। ठीक है ना, तो पहले स्टेप में हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ रेनिन, 3 स्टेप है, तीनों को आप सीक्वेंस में लिख दो। दूसरा हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन, तो कैसे बना, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट और एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकेंड। तो एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट के लिए रेनिन मिल गया, रेनिन काम करेगा, और फर्स्ट से सेकेंड बदलने में आपको ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ये आपका बन गया। ठीक है, अब जो आपका एंजियोटेंसिन सेकेंड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हाईली एक्टिव मॉलिक्यूल है जो फाइनल फंक्शन करता है, जो एग्जैक्टली फाइनल स्टेज का परफॉर्मेंस देता है और कंप्लीट करता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को। जो रेनिन एंजियोटेंसिन बना हुआ है, इसका पहला कार्य क्या होता है। ठीक है, इसका पहला कार्य क्या होता है, मैं यहाँ पर डायग्राम में यहाँ मैंने बना के रखा हुआ है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिनोजन में आपका जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट और फाइनली फिर क्या बनेगा, सेकेंड जैसे बनता है, तो जो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन फर्स्ट और सेकेंड बन गया, और जो सेकेंड है उसका क्या कार्य है, क्योंकि वही फाइनल परफॉर्मेंस देगा। तो जो सेकेंड है, पहला उसका कार्य होता है, पहला फंक्शन होता है उसका, वो क्या करता है, आपके जितने भी आर्टीरियोल्स होते हैं, जितने भी आपके ब्लड में आर्टीरियोल्स होते हैं, जो आपके बॉडी का जो 2 सिस्टम होता है, एक होता है आर्टीरियल, एक होता है वेनस। और जो है आपकी बड़ी आर्टरी फिर आके काय में बदलती है, वो आर्टीरियल में बदलती है। ठीक है, पहले बड़ी आर्टरी हो गई, फिर स्मॉल आर्टरीज हो गई, फिर आर्टीरियल हो गया, फिर कैपिलरी हो गई, फिर वेन्यूल हो गया, फिर आपकी स्मॉल वेन हो गई, और फिर लार्ज वेन, ऐसा होता है। ठीक है ना, तो आर्टीरियल जो होता है जस्ट कैपिलरी के पास होता है। इस आर्टीरियल की जो हम बात कर रहे हैं, इन आर्टीरियल्स की जो ये आर्टीरियल है, इस आर्टीरियल जो है यहाँ पर होती हैं स्मूथ, इनके वॉल में होती हैं स्मूथ मसल सेल्स होती हैं। ठीक है ना, आर्टेरियोल्स में स्मूथ मसल सेल्स होती हैं। तो जो एंजियोटेंसिन सेकेंड है वो क्या करता है, आर्टेरियोल के स्मूथ मसल्स में उसके लिए क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। एंजियोटेंसिन सेकेंड बन के ब्लड में पड़ा हुआ है। अब इसका हम पहला कार्य देख रहे हैं, पहला फंक्शन देख रहे हैं। क्या फंक्शन करता है कि ये आर्टेरियोल के पास पहुंचता है, आर्टेरियोल की जो वॉल है वहां पर स्मूथ मसल्स होती हैं,
और स्मूथ मसल्स के पास इस एंजियोटेंसिन सेकेंड के लिए क्या होता है, रिसेप्टर होता है। और जैसे ही ये एंजियोटेंसिन क्या होता है, इससे जुड़ता है, वो क्या करता है, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। क्या करता है, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। क्या करता है, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब आर्टीरियो कॉन्स्ट्रिक्शन, आर्टीरियोलो कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब आर्टीरियोल्स में कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। और जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्शन करता है आर्टीरियोल्स में, तो एक प्रकार से यहाँ का प्रेशर बढ़ जाता है। मतलब आपके जो पाइप है, आर्टरीज के जो पाइप हैं, उनका जो प्रेशर बढ़ जाएगा, और उनका प्रेशर बढ़ जाएगा, इसका मतलब डायस्टोलिक प्रेशर जो है आपका, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हमारी बॉडी के डायस्टोलिक प्रेशर को नॉर्मल करने में ये हेल्प करेगा। तो एंजियोटेंसिनोजन जो सेकेंड है, वो आर्टीरियोल्स की स्मूथ मसल्स के पास जो रिसेप्टर से जुड़कर उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डायस्टोलिक प्रेशर को इंप्रूव करेगा, मतलब प्रेशर को मैनेज कर लेगा। क्योंकि ब्लड लॉस हुआ था, वॉल्यूम कम हुआ था, प्रेशर कम हुआ था, सिस्टोलिक प्रेशर भी कम हो गया था, डायस्टोलिक प्रेशर भी कम हो गया था, वॉल्यूम भी कम हो गया था। तो पहले हम देख रहे हैं कि प्रेशर कैसे मेंटेन हो रहा है, तो डायस्टोलिक प्रेशर क्या हो गया, मेंटेन हो गया। इसी प्रकार जो आपकी वेन्यूल होती हैं, उनमें भी वॉल में स्मूथ मसल्स होती हैं, और स्मूथ मसल्स में क्या होती हैं, इसमें रिसेप्टर्स होते हैं किसके लिए, एंजियोटेंसिन सेकेंड के लिए। एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या होता है, वेन्यूल के वॉल के स्मूथ मसल्स में जो रिसेप्टर से जुड़ेगा एंजियोटेंसिन सेकेंड, और जैसे जुड़ता है वो भी क्या करता है, उसे कॉन्ट्रैक्ट करता है। जो वेन है, इनका काम क्या होता है, वेन का काम होता है ब्लड को राइट एट्रियम तक ले जाना। आपको पता है हमारी बॉडी में जो राइट एट्रियम होता है, वहां पर डीऑक्सीनेट ब्लड आता है। अपर पार्ट ऑफ बॉडी की जो बड़ी वेन होती है उसे हम सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी की जो बड़ी वेन होती है उसे हम बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा बोलते हैं। और दोनों फाइनली ब्लड कहाँ छोड़ती हैं, आपके राइट एट्रियम में छोड़ती हैं, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर वो पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, आपका लंग से आपका ऑक्सीजनेशन होता है। तो जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, बहुत स्पीड से क्या होगा, आपका जो ब्लड है वो आपके राइट एट्रियम में जाएगा, अधिक मात्रा में ब्लड पहुंचेगा, ऑटोमेटिकली राइट वेंट्रिकल से एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ लार्ज नंबर में क्या होगा, ब्लड का वॉल्यूम पहुंचेगा, और जिस कारण से लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम बढ़ जाएगा और कार्डियक आउटपुट का प्रेशर भी बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पर सिस्टोलिक प्रेशर कैसा हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। तो एंजियोटेंसिन सेकेंड ने आर्टीरियोल की हेल्प से डायस्टोलिक प्रेशर को बढ़ा दिया, एंजियोटेंसिन सेकेंड ने वेन्यूल की हेल्प से सिस्टोलिक प्रेशर को बढ़ा दिया, सिस्टोलिक बीपी को। जो ब्लड प्रेशर होता है सिस्टोलिक डायस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक कितना होता है, सिस्टोलिक कितना 120 mmHg होता है, नीचे वाला होता है 80 mmHg होता है। जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली क्या होने लगता है, आपका कम हो जाता है, और ये भी कम हो जाता है। लेकिन दोनों को मेंटेन कर देता है कौन, एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड। तो आर्टेरियोल से डायस्टोलिक और वेन्यूल से सिस्टोलिक प्रेशर मैनेज हो जाता है। ठीक, तो एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड के दो फंक्शन हो गए, आर्टीरियोल्स में कॉन्ट्रैक्शन, वेन्यूल्स में कॉन्ट्रैक्शन। आर्टीरियोल्स में कॉन्ट्रैक्शन आपका डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाना, वेन्यूल्स में कॉन्ट्रैक्शन कार्डियक आउटपुट बढ़ाना, मतलब सिस्टोलिक प्रेशर को बढ़ा देना। दो कार्य हो गए, दो फंक्शन हो गए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, इसका फंक्शन होता है, ये जो आपका एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है, ये ब्लड से होता हुआ किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है एड्रिनल ग्लैंड। इसका नाम क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड। इस एड्रिनल ग्लैंड के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसमें एक पार्ट होता है जोना ग्लोमेरुलोसा। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा एक आपका एड्रिनल ग्लैंड का एक पार्ट होता है, और उस ग्लैंड के उस पार्ट में, एड्रिनल ग्लैंड के जोना ग्लोमेरुलोसा पार्ट में एंजियोटेंसिन सेकेंड के लिए क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। तो ब्लड के द्वारा ये एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड, एंजियोटेंसिन सेकेंड जो है वो जोना ग्लोमेरुलोसा सेल ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड के जोना ग्लोमेरुलोसा सेल से बाइंड होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड, और जैसे ही बाइंड होता है ये जोना ग्लोमेरुलोसा रिलीज करता है एल्डोस्टेरॉन। इसको रिलीज करता है, एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करता है। किसको रिलीज करता है, एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करता है। और जैसे आपका एल्डोस्टेरॉन रिलीज होता है, ये एल्डोस्टेरॉन ब्लड में आता है, और ब्लड में आने के बाद वो किडनी में पहुंचता है,
और जैसे वो किडनी में पहुंचता है एल्डोस्टेरॉन, तो किडनी में आने के बाद क्या होता है, वो आपका जो डीसीटी है, डीसीटी है डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल, ठीक है, और इस एरिए में क्या करता है एग्जैक्टली वो क्या करेगा, इंपॉर्टेंट काम करता है, जो थोड़ी मात्रा में सोडियम या जो थोड़ी मात्रा में जो वाटर आया था, उस थोड़ी मात्रा में वाटर जो भी आया वाटर आया था, उसको भी क्या करता है वो रीएब्सॉर्ब करवाता है। एग्जैक्टली कम मात्रा में वाटर आ रहा है, मतलब जो वाटर यहाँ पर आ रहा है वो यूरिन के रूप में बाहर निकल सकता है, लेकिन वो यूरिन के रूप में बाहर ना निकले, उस पानी को भी क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेता है एल्डोस्टेरॉन। मतलब एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, जो 24 घंटे में हमारी जो यूरिन होती है, 1 से 1.5 लीटर जो यूरिन होती है, उस यूरिन में जो 1 से 1.5 लीटर पानी लॉस हो रहा है, उस पानी लॉस होने को भी रोक लेता है, ताकि ब्लड का वॉल्यूम कैसा हो जाए, मेंटेन हो जाए। तो क्या करता है, जो यूरिन बनने के लिए जो पानी आया हुआ है, उस पानी में सोडियम तो हो गई, तो एल्डोस्टेरॉन पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता, सोडियम को लेता है अंदर, तो पानी भी ऑटोमेटिकली आता है। तो जो एल्डोस्टेरॉन है वो डीसीटी से क्या करता है, मैक्सिमम सोडियम के मॉलिक्यूल को, मतलब मैक्सिमम वाटर को कर लेता है, एब्जॉर्ब करता है, और जैसे ही वाटर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, वो ब्लड में जाएगा, और जो आपका ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, उसे क्या कर देगा, वो मैनेज, ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया है, उसे क्या कर देगा, वो मैनेज कर देगा। ठीक, तो एंजियोटेंसिन जो सेकंड है, उसने क्या किया, पहले डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ाया, सिस्टोलिक बढ़ाया, और तीसरा क्या कर दिया उनने, एल्डोस्टेरॉन की सहायता से, एड्रिनल ग्लैंड से एल्डोस्टेरॉन को निकलवाकर एल्डोस्टेरॉन की सहायता से क्या कर दिया, पानी को एब्जॉर्ब करा लिया। तो जो तीसरा काम है एड्रिनल ग्लैंड का जोनो ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, वहां पर एंजियोटेंसिन सेकंड पहुंचा, बाइंड हुआ, एक्टिवेट हुई, एल्डोस्टेरॉन निकला, ब्लड में आया, किडनी में पहुंचा, डीसीटी के पास पहुंचा, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल में पहुंचा, वहां की सेल से उनने क्या किया, मैक्सिमम सोडियम को रीअब्सॉर्ब कराया, मैक्सिमम वॉल्यूम वाटर को रीअब्सॉर्ब कराया, और वो पानी कहाँ पहुंच गया, ब्लड में पहुंच गया, और ब्लड का वॉल्यूम कैसा हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक, तो ये तीसरा फंक्शन हो गया। एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये ब्लड से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, हमारे ब्रेन में पहुंचेगा, ब्रेन में पहुंचकर हाइपोथैलेमस में पहुंचेगा, हाइपोथैलेमस में जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स में, हाइपोथैलेमस में जो सेल होती हैं उसमें रिसेप्टर होते हैं, किसके लिए, एंजियोटेंसिन सेकंड के लिए। तो एंजियोटेंसिन सेकंड क्या होगा, हाइपोथैलेमस से जुड़ेगा, और वो क्या करेगा, एक्टिवेट करवाएगा, वो सिग्नल पहुंचाएगा किसको, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को। वो भी कौन सी पिट्यूटरी ग्लैंड को, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको पहुंचवाएगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को पहुंचाएगा, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो निकालेगी एडीएच, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, एडीएच निकलेगा, और ये जो एडीएच है वो ब्लड से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, किडनी में पहुंचेगा, और किडनी में आकर नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट पे काम करेगा एडीएच, और जो थोड़ी मात्रा में भी यहाँ पर यूरिन बना है, उस यूरिन को बाहर निकलने से रोक देगा। मतलब कंप्लीटली क्या करेगा, पूरा मैक्सिमम जितना पानी है वो चूस लेगा, हमारा किडनी बाहर क्या, किडनी क्या करेगा, वाटर को बाहर जाने से बिल्कुल रोकेगा, और वो किससे होगा, एडीएच। और ये यहाँ से बच के पानी थोड़ा नीचे भी आ गया, फिर आपका कलेक्टिंग डक्ट तक भी पहुंच गया, जो बिल्कुल फाइनली पेशाब बनने वाला है या बाहर निकलने वाला है, उससे पहले ही एडीएच आके उन्होंने क्या कर लिया, और सोडियम को अंदर ले लिया, पानी को अंदर ले लिया, वॉल्यूम मेंटेन कर लिया, यूरिन की आउटपुट को कम कर दिया। तो इस प्रकार से जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो 4 फंक्शन कर रहा है। एक बार हम फिर रिवाइज करेंगे, या कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो जब भी आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का वॉल्यूम कम होगा, तो वॉल्यूम कम होगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगी। तो रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म में हम देखेंगे, पहला फॉर्मेशन ऑफ रेनिन, फिर है फॉर्मेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सेकंड, एंड फिर उसके फंक्शन। पहले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनिन। रेनिन बनने के तीन पाथवे होती है। पहला, जो आपकी जैक्सोग्लोमेरुलस की जो आपकी पुल्केसन सेल्स होती हैं, वो बायोरिएक्टर के रूप में काम करती हैं, वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा, रीड कर लेगी और रेनिन निकालने लगेगी। सेकेंड, जब ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल्ट्रेशन कम होगा, स्लो होगा, और कम मात्रा में सोडियम कहाँ पहुँचेगा, डीसीटी में पहुँचेगा,
और उसकी बाउंड्री में प्रेजेंट है कौन सी सेल, आपकी मैक्रोडेंसर सेल्स, वो सोडियम उसको कम मिलेगा तो वो एक्टिवेट हो जाएगी, वो पोलकेशन को एक्टिवेट करेगी, रेनिन निकाल देगी। 2 तरीके से रेनिन निकल गया। तीसरा क्या होगा, जो आपके हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल के, जहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ब्लड पंप करता है, आर्च ऑफ एओर्टा में जाता है। आर्च ऑफ एओर्टा में भी क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, बायोरिसेप्टर्स होते हैं जो प्रेशर को रीड करते हैं। क्योंकि वॉल्यूम कम है तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा। एग्जैक्टली वहाँ सिस्टोलिक वॉल्यूम, सिस्टोलिक प्रेशर को रीड करेगा, प्रेशर कम मिलेगा, रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, इंपल्स कहाँ पहुंचेगी, वीएमसी में पहुंचेगी, वीएमसी करेगी सिंपैथिक पाथवे एक्टिवेट करेगी, सिंपैथिक पाथवे क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ रिलीज करेगा, जस्टाग्लुमेरुलर रिलीज करेगा। जस्टाग्लुमेरुलर एपेटस में जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है वो क्या किससे जुड़ेगा, बीटा 1 रिसेप्टर से जुड़ेगा, और बीटा 1 जो है वो पोलकेशन सेल्स को एक्टिवेट करेगी, रेनिन निकाल देगी। तो 3 तरीके से रेनिन निकल गया। जैसे रेनिन निकल के आता है ब्लड में प्री फॉर्म्ड क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन होता है जो लीवर से बनता है और लीवर लगा इसको बनाता है। जैसे रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन से मिलेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में बदल देगा, और जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है ये ब्लड से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, आपके लंग्स में, पल्मोनरी सिस्टम में पहुंचेगा। पल्मोनरी सिस्टम में स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम है, उसका नाम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो क्या करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देगा, और जैसी सेकंड फॉर्म होगा ये जो होगा 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम करेगा। ठीक है, फिर ठीक है, पहला जो काम कर रहा है वो आर्टीरियोल्स पे काम करता है, उनसे जाके जुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और डायस्टोलिक प्रेशर को बढ़ा देगा। वेन्यू से जुड़ेगा, वेन्यू को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लार्ज नंबर में प्रेशर के द्वारा ब्लड को कहाँ पहुंचाएगा, हार्ट में पहुंचाएगा। फाइनली कार्डियक आउटपुट कम ज़्यादा बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ जाएगा। तो आर्टीरियोल ने क्या कर दिया, एंजियोटेंसिन सेकंड की हेल्प से आर्टेरियोल ने डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ा दिया, एंजियोटेंसिन सेकंड की हेल्प से वेन्यूल ने सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ा दिया। तीसरा बात करेंगे, ये एंजियोटेंसिन सेकंड कहाँ पहुंचेगा, एल्डोस्टेरोन ग्लैंड के पास पहुंचेगा, एड्रिनल ग्लैंड के पास पहुंचेगा, जोना ग्लोमेरुलस में पहुंचेगा, एक्टिवेट करेगा सेल को, एल्डोस्टेरोन निकलेगा, एल्डोस्टेरोन ब्लड में आने के बाद कहाँ पहुंचेगा, आपके डीसीटी में पहुंचेगा, और यहाँ से मैक्सिमम सोडियम को रीएब्जॉर्ब करवाएगा, मतलब पानी को एब्जॉर्ब करवाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ब्लड से होता हुआ ब्रेन में पहुंचेगा, हाइपोथैलेमस में पहुंचेगा, एक्टिवेट करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करवाएगा, और वहां से निकलेगा एडीएच, और एडीएच ब्लड से होता हुआ कहाँ पहुंचेगा, आपके सीडी के पास, मतलब क्रेटिन डक्ट के पास, और वहां से भी ये थोड़ी मात्रा में यूरिन बना है, वाटर आया है, तो उसमें सोडियम को रिएब्जॉर्ब कराया तो पानी भी रिएब्जॉर्ब हो जाएगा, और फाइनली यूरिन फॉर्मेशन कम हो जाएगा, और ब्लड का जो वॉल्यूम है मैनेज हो जाएगा। तो ब्लड को वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए एल्डोस्टेरॉन है और एडीएच है, और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपका कौन है, आर्टीरियोल है, और क्या है, वेन्यूल है। लेकिन चारों को कंट्रोल करने वाला, चारों को एक्टिवेट करने वाला कौन है, एंजियोटेंसिन सेकंड होता है। एंजियोटेंसिन सेकंड को बनाने वाला कौन है, एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 को बनाने वाला कौन है, आपका एंजियोटेंसिनोजन एंड रेनिन। ठीक है, रेनिन जो होगा तो बनेगा। तो इस प्रकार से कंप्लीट प्रोसेस होती रहती है, और हमारी बॉडी का ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा, बीपी मेंटेन हो जाएगा, और आप हेल्दी रहेंगे। आपको बॉडी बचा लेगी बीपी को मैनेज करके, वॉल्यूम को मैनेज करके। ठीक है, इसलिए आपको लूज मोशन होता है तो आपको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता है, आपका बीपी मैनेज रहता है। बहुत अधिक वॉमिटिंग होती है तब भी आप मैनेज रहता है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कौन सा मैकेनिज्म चलता रहता है, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म चलता है। तो ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म का। ये क्लिनिकली बहुत ही जरूरी होती है, जब आप फाइनल ईयर पढ़ेंगे तब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे डिजीज में इसका इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स पे। और यदि मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें। मुझे लगता है कि वीडियो आप लोग को उतने पसंद नहीं आ रहे हैं, तभी आप लाइक नहीं कर रहे हैं।